वेलकम टू सिराज श्री पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स क्लासेस को लेकर। आज हम सेकेंड फेब की करंट की बात करेंगे, करंट के टॉपिक की बात करेंगे। और ये जो हमारा करंट की क्लास है वो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपको जैसा भी सेशन लगे आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी व्यूज़ हों उसे पिन करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स? ये किया है जम्मू कश्मीर ने। ठीक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हमारा? ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ याद करने हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 1 बाय 1 कराते जा रही हूँ। तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? एशली बार्टे ने जीता है। ठीक है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता था 2022 का? तो उसका हमने बताया था राफेल नडाल ने जीता था। ठीक, राफेल नडाल ने जीता था। और जैसा भी मैंने बताया था, जो जोकोविच उन्होंने नहीं खेला था, नोवाक जोकोविच ने, क्या उसका मुद्दा रहा था, वो सारी चीज़ें हम पहले के अपने सेशन में कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब के लेकर। तो एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी कहाँ की प्लेयर है? ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ये कहाँ की प्लेयर हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलती हैं। ऑस्ट्रेलिया को लगभग 44 साल बाद, यानी 1978 के बाद, 44 ईयर्स के ठीक बाद पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, जो है ऑस्ट्रेलिया ने। पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता है। सॉरी, पहला ग्रैंड स्लैम नहीं, पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जो होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, जैसे हमने बताया था 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो 44 साल बाद, 1978 के ठीक बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया की किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता दें कि एशले बार्टी का ये जो है तीसरा ग्रैंड स्लैम विनिंग है, यानी कि 3rd बार ऐसा हुआ है कि एशले बार्टी को कब 3rd बार ग्रैंड स्लैम मिला है। इससे पहले ये 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। कब 2019 में इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन। और 2021 में इन्होंने जीता था विंबलडन। ठीक है, ये अभी करंट में टॉप फीमेल प्लेयर हैं अभी ओपन टेनिस की। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कि किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब। तो एशले बार्टी ने जीता। ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। इन्होंने अपना 3rd ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, और 44 साल बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 4 टाइप के ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है हमारा फ्रेंच ओपन, फिर होता है हमारा विंबलडन। ठीक है, और हमारा जो चौथा होता है वो होता है यूएस ओपन। ठीक, तो हमारे 4 टाइप के ग्रैंड स्लैम गेम होते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया है, वह एक कौन थे? ठीक है, तो वो एक सोशल वर्कर थे। बाबा इकबाल सिंह एक सोशल वर्कर थे, इनके बारे में जानते हैं। ये एक सोशल वर्कर थे जिनका जनवरी 2022 में अभी निधन हुआ है। इन्हें 2022 में ही पद्मश्री के पुरस्कार से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन थे? ये फाउंडर ऑफ अकाल एकेडमी के फाउंडर थे, यानी कि अकाल एकेडमी के जन्मदाता थे। इन्होंने लगभग 129 यानी 129 स्कूल्स खोले थे अलग अलग राज्यों में, जैसे कहाँ कहाँ, पंजाब में, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। ठीक है, इन्होंने लगभग 5 राज्यों में 129 स्कूल खोले थे और ये अकाल एकेडमी के फाउंडर थे। ठीक है, और ये एक सोशल वर्कर भी थे, जिसकी वजह से इनके सराहनीय कार्यों की वजह से इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है सन 2022 में। ठीक है, अभी इनको मिला है और इनकी अभी मृत्यु भी हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। ये हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, ये इन्होंने इनका 21वां ग्रैंड स्लैम है, 21st ग्रैंड स्लैम इन्होंने विनिंग किया है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने छत पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। क्या, किस लिए? सौर ऊर्जा परियोजना, छत पर सौर ऊर्जा परियोजना, यानी रूफटॉप, जो हमारा रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा के साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। ठीक है, जिससे वो रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट को विकास कर सकें। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इरडा ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL के साथ। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस हमारा 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा कब से मनाया जा रहा है? ये हमारा जो है ये हमारा क्यों मनाया जाता है, पहले तो इस पे ध्यान देते हैं। तो ये 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसी दिन 31 जनवरी को 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। किसके तहत? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 की 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, जिसकी वजह से मनाया जाता है। इसका काम क्या है? महिलाओं के मुद्दों पर जो है, महिला संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं उस पर गवर्नमेंट को सलाह देना, उसका कार्य करना कि क्या बेहतर है, क्या नीतियाँ लाई जा सकती हैं, क्या नहीं लाई जा सकती, और किन नीतियों के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं समाज में, यानी कि हमारे देश में किन नीतियों के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है, जैसे मातृवंदना योजना, उज्ज्वला योजना, जितनी भी स्कीम्स चलाई जाती हैं महिलाओं को ध्यान में रखकर, तो उसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, ये सुकन्या समृद्धि योजना, तो इन सबको लेके क्या परिणाम सामने आ रहा है और भी उसके संबंधित और क्या किया जा सकता है महिलाओं के मुद्दों को लेकर, उसको लेकर गवर्नमेंट को सलाह देते हैं। अभी करंट समय में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा जी। ठीक है, कौन है? रेखा शर्मा अभी करंट राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जाता है कई बार। जो हमारे मुख्य आयोग होते हैं, जैसे नेशनल वुमेन राइट कमीशन हो गया, नेशनल SC/ST कमीशन हो गया, नेशनल PWD कमीशन हो गया, नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन हो गया, ये जितने भी कमीशन होते हैं उनके कभी कभी अध्यक्ष रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, और उनकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर वो किस लिए काम करते हैं। ये तो किस लिए काम करते हैं ये तो आप एक बार फिर भी नाम पढ़ के आप समझ सकते हो, बट चूँकि उनके अध्यक्ष वगैरह का नाम आपको एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है उनके
नाम ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आयोग हैं तो मैं सबका याद करने को नहीं कर रही हूँ, और वो भी पॉसिबल नहीं है एज अ जनरली। बट फिर भी आप कोशिश करो जो मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट रहे हैं, या फिर जो करंट में टॉपिक से रिलेटेड रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुद्दों में आए हैं, उनको लेकर आपको अध्यक्ष का पता होना चाहिए। जैसे अभी राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुद्दा जो हमने कुछ समय पहले किया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो उत्तराधिकार अधिनियम को लेकर हमने बात की थी, उसमें भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने काम किया है। तो वो सब एक मुद्दे बन जाते हैं कि हाँ उसके बारे में क्या है, क्योंकि वो चीज़ मुद्दे में आ जाती है, यानी कि करंट के टॉपिक में आ जाती है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जयंती पटनायक। जयंती पटनायक जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऋतिक रोशन को जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी 24/7 उसका नाम ही है कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर को जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिला है, तो ये गुरुग्राम को मिला है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, गुरुग्राम को मिला है। गुरुग्राम में जो है लगभग 100 मतलब एक बार में 100 चार्जिंग स्टेशन 100 गाड़ियों को एक साथ चार्ज किया जा सकता है, और वहाँ पे बैटरी स्क्रैप करने की भी सुविधा लगाई जाएगी। ऐसा अभी रिसेंट जो बजट में ऐसा कहा गया है कि बैटरी को भी बदला जा सके, ऐसी भी सुविधाएँ विकास की जाएंगी। ठीक है, मैं बजट पर भी एक सेशन मैं लूँगी, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अभी बजट के क्या क्या टॉपिक हैं। जनवरी 2022 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा निम्नलिखित में से किस रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण किया गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ द्वारा किस रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण किया गया है, तो ये सरगुजा रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण किया गया है। सरगुजा रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण किया गया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि रेलवे बोर्ड जो हमारा है उसके अभी करेंट जो CEO चेंज किए गए हैं, यानी कि जनवरी में ही चेंज किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के जो CEO हैं वो कौन है, वो हैं VK त्रिपाठी जी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको NTPC रेलवे इन सब क्वेश्चन में मिल जाते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अध्यक्ष वगैरह कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, CEO MD ये सब कौन है, तो ये सब ज़्यादातर भाई वनडे एग्ज़ाम्स में रेलवे RRB NTPC ये सब के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 के अनुसार भारत ने अप्रैल 2022 में शुरू होने वाले आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया, तो ये 8 से 8.5% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया। ये हमने कल भी देखा था इकोनॉमिक सर्वे की जब हमने बात की थी। ठीक है, तो जो ग्रोथ रेट की GDP ग्रोथ रेट की जो बात की गई है वो 8 से 8.5% का इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है। इसी तरह मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। सर्विस सेक्टर में 8.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। इंपोर्ट्स में कितनी वृद्धि होगी, इंपोर्ट्स यानी आयात में कितनी वृद्धि होगी, तो ये 29.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि खेती उस सेक्टर में कितना अनुमान लगाया है 3.9%। इंडस्ट्रियल सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र में 11.8%, सेवा के क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में 8.2% और इम्पोर्ट्स यानी आयात के क्षेत्र में 29.4% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे अभी आया है 2022-23 उसमें। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में हम अपने लास्ट सेशन में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बात कर चुके हैं, तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट जो जो मेन चीज़ें थी वह मैंने आपको बता दी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में चेल्सी क्रिस्ट का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस नॉर्थ कैरोलिना USA का खिताब जीता था। चेल्सी क्रिस्ट का निधन हुआ है। ठीक है, उन्होंने किस वर्ष मिस नॉर्थ कैरोलिना का खिताब जीता था, तो ये 2019 में उन्होंने जीता था। ठीक है, ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं चेल्सी क्रिस्ट, तो इनके बारे में आप इनकी फ़ोटो वगैरह देख सकते हो, बाकी उससे ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। ठीक है, इस स्पुतिक ग्रस्टर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये लद्दाख से संबंधित है। यहाँ पे मैं बता दूं कि स्पुतिक ग्रस्टर जो है वो लद्दाख में इसको
स्पितुक मठ के नाम से भी जानते हैं या इसको गोम्पा भी बोलते हैं, गोम्पा, या फिर इसका एक और नाम है पेथुप गोम्पा। कभी कभी इन सब चीज़ों के जैसे जो भी मठ उठ होते हैं, फेमस मठ होते हैं, बौद्ध मठ, उन सब के नाम, एक तो लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, क्योंकि ज़्यादातर बौद्ध मठ यहीं हैं। और प्लस एट द सेम टाइम कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके और नाम सिमिलर में क्या हैं, तो वो ध्यान देने की चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं मठ वगैरह, ये सब पीसेस के भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस पर फोकस करिएगा। ठीक है, ये जो है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था 11वीं शताब्दी में ये बना था। ठीक है, तो स्पितुक ग्रस्टर। जनवरी 2022 में हार्गस पिग रॉबिन्स का निधन हो गया। रॉबिन्स को किस वर्ष कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? रॉबिन्स को म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम यानी कंट्री म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ये किया गया था इनको 2012 में। ठीक है, कब किया गया था? 2012 में म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को निम्नलिखित में से किसको बेचने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। जो नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है उसने टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को बेचने की अनुमति दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2022 में किस देश में पहला योग उत्सव मनाया गया? तो ये बनाया गया सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में पहला योग उत्सव सऊदी अरेबिया का मनाया गया है। सऊदी अरेबिया के कहाँ पर? जेद्दा में। सऊदी अरेबिया के जेद्दा में पहला योग उत्सव मनाया गया है। तो ये था आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको सेशन पसंद आया? आज ज़्यादा इलेबरेटिव क्वेश्चन नहीं थे, आई नो, बट फिर भी मैं आगे और डिस्क्रिप्टिव वे में, अगर आपको वो ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने जो भी आपके व्यूज़ है उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें, तो मैं उस हिसाब से कंटिन्यू करूँगी कि मुझे कैसे क्वेश्चन ज़्यादा लेने हैं और कैसे क्वेश्चन कम लेने हैं। आज के ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ये मैं भी जानती हूँ, बट आगे मैं और सेशन को वैसे लाने की कोशिश करूँगी जैसे हम पहले क्लास करते आए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और आपके जो भी व्यूज़ हों उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।